हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल राज क्लासेस लेक्चर। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 3 को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और इससे पहले हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ऑलरेडी सॉल्व करा दिया है। अगर आपने चैप्टर 1 और 2 सॉल्व नहीं किया है तो आप हमारे चैनल पे जाकर चैप्टर 1 और चैप्टर 2 सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम चैप्टर 3 को स्टार्ट करने वाले हैं, जो चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम चैप्टर 3 को स्टार्ट करेंगे और चैप्टर 3 में देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं बहुत ही बारीकी से समझेंगे, ठीक है। तो बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए चलते हैं हम अपनी नोटबुक पर और वहीं पर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता है ये चैप्टर 3 है, ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब हम इसके नाम से पता करते हैं कि ये इसका मतलब होता क्या है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, दो चर वाले यानी कि चर, जो चर क्या होते हैं जिनकी वैल्यू बदलती रहती है उन्हें हम चर बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होंगे, दो चर होंगे, जो वेरिएबल होंगे यानी कि चर की संख्या होगी वो दो होगी, ठीक है। जैसे कि एक्स वाई जेड एच टी अंग्रेजी के लेटर होते हैं ना, उन्हें हम चर बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है दो चर होंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर दो समीकरण लिखे हैं, ठीक है। एक्स और वाई दो चर हैं, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़िए, दो चर वाले अब रैखिक, ठीक है। रैखिक का मतलब होता है चर की जो मैक्सिमम पावर हो 1 हो, उससे हम कहते हैं रैखिक समीकरण, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो चर हमारा एक्स और वाई है, ठीक है। यहाँ पर भी एक्स और वाई है, इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हम 1 मानते हैं। जब किसी चर की मैक्सिमम पावर 1 हो, घात 1 हो, तो हम उसे रैखिक बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। अब देखिए दोस्तों, समीकरण का मतलब क्या होता है। समीकरण का मतलब होता है बराबरी दिखाना है, ठीक है। और आप इसे ना और आसान शब्दों में जान सकते हो, जहाँ पर आपको बराबर का चिन्ह दिख जाए, ठीक है, वहाँ पर समीकरण ही होगा, ठीक है। कहीं पर जैसे कि x बराबर y लिखा है, ठीक है, x बराबर y लिखा है तो ये भी एक समीकरण होगा, ठीक है। जहाँ पर आपको बराबर का चिन्ह दिख जाए वहाँ पर आप समीकरण बोलोगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब हमने ये पता कर लिया दो चर वाले रैखिक समीकरण। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, ठीक है, जिससे आप जोड़ा भी बोल सकते हो। तो जो हम पढ़ेंगे वो जोड़े में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए जोड़े का मतलब होता है दो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक समीकरण ये है, ठीक है, और दूसरा समीकरण ये है, ठीक है। जहाँ पर दो समीकरण होंगे वहाँ पर हम बोलेंगे जोड़ा, ठीक है। दोस्तों जोड़े का मतलब होता है जहाँ पर देखिए x और y है, ठीक है, दूसरे भी समीकरण में हमारे x और y होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप z कर दो और यहाँ पर आप s कर दो, तो ये गलत हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए दोस्तों, युग्म का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप ना शूज लेने जाते हो, ठीक है, तो शूज का मतलब एक जोड़ा लेके आते हो, तो दोनों शूज क्या होते हैं, दोनों शूज बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं, ठीक है। जब हमारा दोनों शूज सेम टू सेम होगा तब हम बोलते हैं जोड़ा, ठीक। ऐसा नहीं है कि आप एक शूज लेके आ गए और एक आप चप्पल लेके आ गए तो फिर उसका जोड़ा नहीं बनेगा। जोड़े का मतलब होता है बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर x और y है तो दूसरे वाले समीकरण में भी x और y होना चाहिए, ठीक है, ना z और s होना चाहिए, ठीक है। फिर ये जोड़ा नहीं रहेगा। दो चर वाला तो रहेगा, फिर ये जोड़ा नहीं रहेगा, ठीक। लेकिन हमें तो जोड़ा पढ़ना है, ठीक है। तो इसीलिए हमें x और y पहले समीकरण में हो तो दूसरे समीकरण में भी x और y होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हमें इसकी जनरल फॉर्म ही तो पता होनी चाहिए, जो इसका व्यापक रूप होता है। यहाँ पर देखिए मैं लिख देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, जो इसका व्यापक रूप होता है, व्यापक का मतलब क्या होता है। व्यापक का मतलब होता है कि हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को ना हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। इसका व्यापक रूप होगा ax प्लस by प्लस c, ठीक है। ये पहले समीकरण के लिए। दूसरे समीकरण के लिए ax प्लस by प्लस c, ठीक है, ये दूसरे समीकरण के लिए, ठीक है। और जहाँ पर a और b यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर a और b हमारा है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं होना चाहिए, चलिए इसका लॉजिक समझते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर a की वैल्यू 0 रख दी, ठीक है। जब हमने a की वैल्यू 0 रखी तो ये पूरा पद 0 हो गया, ठीक है। जब ये पूरा पद 0 हो गया तो इसमें एक चर ही गायब हो गया। तो यहाँ पर ये दो चर वाला कहाँ रहा, फिर तो ये एक चर वाला रहा। लेकिन हमें किसकी ज़रूरत है, हमें तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर a की वैल्यू 0 नहीं रख सकते, ठीक है। ऐसे ही हम इस दूसरे वाले समीकरण में a की वैल्यू 0 रखेंगे तो पहला पद ये यानी कि एक चर है वो गायब हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर एक चर बचेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें तो केवल दो चर की ज़रूरत है, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पर b की वैल्यू भी 0 नहीं रख सकते, ठीक है। अगर यहाँ पर b की वैल्यू हमने 0 रख दी तो यहाँ पर भी ये पूरा पद 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पूरा पद यानी कि एक चर ही गायब हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर ऐसे ही पहली समीकरण में ए की वैल्यू 0 नहीं और बी की वैल्यू भी 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसी दूसरी समीकरण में ए की वैल्यू 0 नहीं हो और बी की वैल्यू भी 0 नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ए और बी की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और देखिए दोस्तों, लेकिन एक यहाँ पर प्रॉब्लम है, जो पहला समीकरण है और दूसरा समीकरण है बिल्कुल सेम टू सेम है। हम कैसे पहचानेंगे कि ये पहला समीकरण पहले वाले समीकरण के लिए है कि ये दूसरा वाला समीकरण दूसरे समीकरण के लिए है, ठीक है। तो हम कैसे पहचानेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ना A1 नाम दे देंगे इसको, ठीक है। A1, B1 और C1, और ऐसे ही हम यहाँ पर ये पहली समीकरण के लिए हो जाएगा, ठीक है। और ये दूसरी समीकरण का नाम हम दे देंगे A2, V2 और C2, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, ये A1, B1, C1 है, ये पहली समीकरण के लिए हो जाएगा, ठीक है। और ये A2, V2, C2 है, ये दूसरे वाले समीकरण के लिए हो जाएगा, ठीक है। अब तो आप बहुत आसानी से पहचान सकते हो कि ये पहले समीकरण के लिए है और ये दूसरे समीकरण के लिए है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, जहाँ पर A1, B1, C1 और A2, B2, C2 ये हमारी क्या है, ये हमारी ना रियल नंबर है, यानी कि वास्तविक संख्या है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दोस्तों। अब हमने इतना सीख लिया है कि दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म किसे कहते हैं, ठीक है। ये भी पता चल गया है, ठीक है। और इसका व्यापक रूप क्या होता है ये भी हमें पता चल गया है, ठीक है। और यहाँ पर ए और बी यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए A1, B1, C1 और A2, B2, C2 ये हमारी वास्तविक संख्या है, ठीक है। अब हमने इतना कुछ सीख लिया है जिससे हम प्रश्नावली 3.1 शुरू करते हैं। तो चलिए बिना देरी किए एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्नावली है 3.1। इसमें देखिए दोस्तों 3 क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ना पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को हम सबसे पहले ना पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन 1 में लिखा है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 साल पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है। आफताब है ना अपनी पुत्री से कहता है कि पुत्री 7 साल वर्ष क्या हुआ था ना, 7 साल पहले यानी कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है। और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ठीक है। तो इसने आफताब ने ये बात कही, ठीक है। और इसमें आगे लिखा है, क्या यह मनोरंजक है, इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। हमें क्या करना है, इस स्थिति को ना बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। हम सीखेंगे कि बीजगणितीय रूप में कैसे व्यक्त करेंगे और ग्राफीय रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, बीजगणितीय और ग्राफीय रूप का मतलब समझ लेते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, इससे जो इसमें क्वेश्चन दिया है ना, इससे हमें समीकरण बनाना है। इसमें देखिए हमें 2 समीकरण बनेंगे, ठीक है। और जब हम समीकरण को बना लेंगे तो उसे ही हम कहते हैं बीजगणितीय रूप, ठीक है। हम इस क्वेश्चन से केवल समीकरण बना लेंगे, ठीक है। 2 समीकरण बना लेंगे तो उसे ही कहते हैं बीजगणितीय रूप, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, और उन समीकरण को हम ग्राफ पर पुट करेंगे, ठीक है। ग्राफ पर प्लेस करेंगे, दर्शाएंगे, तो उससे हम कहते हैं ग्राफीय रूप, ठीक है। तो ये हमें करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन से हमें 2 समीकरण बनानी है, ठीक है। तो चलिए हम पहले समीकरण बनाते हैं और इसके लिए हम अपनी ना नोटबुक पर चलते हैं, वहीं पर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया है। अब देखिए दोस्तों, हमें इस क्वेश्चन को ना सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसके ना पॉइंट को पकड़ते हैं। इस क्वेश्चन में पूर्व की बात करी गई है, ठीक है। और देखिए इसमें ना बाद की बात करी गई है, ठीक है। लेकिन इसमें वर्तमान आयु तो हमें पता ही नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम मान लेंगे कि आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है, ठीक है। ऐसा हम मान लेंगे। और देखिए दोस्तों, एक आपको ना पॉइंट ना नोट करना है। क्या नोट करना है, देखिए दोस्तों, जब कहीं पर पूर्व की बात आ जाए ना, तो हम क्या करेंगे कि वर्तमान आयु में हम माइनस कर देंगे, ठीक है। और देखिए दोस्तों, जब बाद की बात होगी, बाद यानी पश्चात की बात होगी, तो हम क्या करेंगे, उनकी वर्तमान आयु में प्लस कर देंगे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। मान लेंगे, माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष और उनकी पुत्री की आयु y वर्ष है, ठीक है। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैं आपको ना और अच्छे से समझाता हूँ। इसको ना टेबल बना के हम आपको बताते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आपको ना बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक टेबल बना रही है। अब देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, मान लेंगे, ठीक है। इसमें वर्तमान आयु तो कहीं दी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि वर्तमान आयु आफताब की वर्तमान क्या है, आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष मान लेंगे, ठीक है। x वर्ष, ठीक है। और देखिए दोस्तों, आफताब की पुत्री की आयु वर्तमान क्या होगी, वर्तमान आयु हम मान लेंगे, माना उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष, ठीक है, y वर्ष। अब क्या करना है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ हम माने हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे माना।
माना वर्तमान आयु, ठीक है। आफताब की है x वर्ष और उसकी पुत्री की आयु y वर्ष, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखा है 7 वर्ष पूर्व, ठीक है। यहाँ पर देखिए जब मैंने कहा कि पूर्व की बात होगी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उनकी वर्तमान आयु में, यहाँ पर देखिए पूर्व लिखा है, तो उनकी वर्तमान आयु में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। कितना माइनस करेंगे, यहाँ पर देखिए 7 वर्ष माइनस करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 7 वर्ष पूर्व की बात हुई है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर पूर्व, ठीक है, पूर्व लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, आफताब की वर्तमान आयु में क्या करेंगे, हम 7 वर्ष माइनस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे हम x माइनस 7। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए 7 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, ठीक है। और हम ना दोनों की वर्तमान आयु में माइनस करेंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया, आफताब की आयु में तो माइनस कर दिया, अब उसकी पुत्री की आयु में भी माइनस करेंगे, ठीक है। वर्तमान आयु कितनी माने थे हम, y वर्ष, तो y माइनस 7, ठीक है, इतना कर दिया। अब देखिए दोस्तों हमें ना इसमें देखिए दोस्तों समीकरण बनाना है, ठीक है। इससे हमारी एक समीकरण बनेगी, कैसे बनेगी देखिए दोस्तों। अब इसमें और लिखा है, देखिए 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसका मतलब क्या है, मेन जो पॉइंट है ना, मेन पॉइंट यहाँ पर ही है, ठीक है। अगर आपने एक स्टेप यहाँ पर गलत कर दिया तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों आफताब ने कहा है अपनी पुत्री से कि 7 वर्ष पूर्व, ठीक है, ये आफताब है ना 7 वर्ष पूर्व, ये पहले की बात होगी, ठीक है। 7 वर्ष पूर्व आफताब है ना अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु के हैं, ठीक है। क्या कहा, जो आफताब है ना 7 वर्ष पूर्व अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु के हैं, ठीक है। और हमें क्या करना है, समीकरण बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये तो पहले से 7 गुनी आयु के हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, समीकरण बनाना है, तो बराबर दिखाना है, ये पहले से 7 गुनी आयु के हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको भी 7 गुना कर देंगे, ठीक है। ऐसे आपको समझ आ जाए। चलिए दोस्तों आपको ना एक एग्जाम्पल से और समझाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो तराजू होता है, तराजू तो आपने देखा होगा, ठीक है, इस तरह से तराजू होता है, ठीक है। मैं आपको बहुत गहराई से समझा रहा हूँ दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये तराजू है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ना आफताब की आयु लिख लेंगे, ठीक है। ये क्या है, x माइनस 7, ठीक है, x माइनस 7। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर लिख देता हूँ x माइनस 7, ये पहले से 7 गुनी आयु का है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इनकी पुत्री की आयु क्या है, y माइनस 7, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये 7 गुनी आयु का पहले से है, तो ये तराजू का जो ये भाग है ना वो नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, नीचे की तरफ जाएगा। ये क्या है, 7 गुनी आयु के पहले से है, ठीक है, पहले से है, तो ये तराजू क्या है, वो नीचे की ओर खींचेगा, ठीक है। ये 7 गुना कम है लेकिन ये 7 गुना ज़्यादा है, तो ये नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तराजू का काम होता है बराबर करना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये 7 गुना पहले से है, अगर हम क्या करें, इसको भी 7 गुना कर दें तो ये तराजू बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, बराबर करने के लिए हम इसको 7 गुना कर दे रहे हैं, ठीक है। ये पहले से 7 गुनी आयु के हैं, अब हम ना इसको 7 गुना कर दे रहे हैं। अब ये समीकरण हमारा बैलेंस हो गया है, ठीक है। जो मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट हमारा यहाँ पर है, जो हमारा इससे देखिए दोस्तों समीकरण बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आगे इसमें लिखा है अब से 3 वर्ष बाद, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 3 वर्ष बाद की बात होगी, तो हम क्या करेंगे, उनकी वर्तमान आयु में प्लस करेंगे। कितना प्लस करेंगे, 3 वर्ष प्लस करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, ठीक है। 3 वर्ष बाद क्या होगा, पहले हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, आफताब की वर्तमान आयु में करेंगे x प्लस 3, ठीक है। 3 वर्ष बाद की बात हो रही है, और y प्लस 3, ठीक है। यहाँ पर हम प्लस करेंगे। अब देखिए दोस्तों 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ठीक है। जो 3 वर्ष बाद है आफताब है ना, पहले से 3 गुनी आयु के रह जाएंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से एक समीकरण बनाना है, तो हम इसको 3 गुना कर देंगे। ये पहले से 3 गुनी आयु के हैं, बराबर करेंगे, तो इसको भी भाई 3 गुनी आयु का कर दो, तब ये वाला समीकरण हमारा बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक समीकरण बनाएंगे, ठीक है। समीकरण क्या है, हमारी ये समीकरण ऑलरेडी बन चुकी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए x माइनस वाई बराबर 7 y माइनस 7, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और इससे हमारी एक समीकरण बन जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए x माइनस वाई बराबर 7y, 7 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 7y माइनस 7 7 49, ठीक है। अब क्या करेंगे, 7y को इधर लेके जाएंगे, x माइनस 7y बराबर माइनस के 49, ये माइनस का y है, तो y नहीं होगी, कहीं पर हमने गलती की है। देखिए दोस्तों हमने ये वाला समीकरण लिखा x माइनस 7, यहाँ पर 7 होगा, ठीक है। मैंने गलती से यहाँ पर लिख दिया x माइनस 7, यहाँ पर भी 7, यहाँ पर भी 7, ठीक है। अब ये माइनस का 7 है, जब हम माइनस के 7 को इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा 49 में से 7 जाएंगे
तो माइनस के 42 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक समीकरण बन चुका है x माइनस 7y बराबर माइनस के 42। ठीक है, एक हमारा समीकरण बन चुका है फाइनली समीकरण। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दूसरे समीकरण को भी बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दूसरा समीकरण बनेगा x प्लस 3 बराबर 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 3y प्लस के 3 3 9। ठीक है, अब क्या करेंगे 3y को हम इधर लेके जाएंगे x माइनस 3y बराबर 9। और देखिए दोस्तों 3 इधर जाएगा तो ये माइनस का 3 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x माइनस 3y बराबर 9 में से 3 जाएंगे 6 बचेंगे। ठीक है, तो दूसरा समीकरण हमारा ये बन चुका है x माइनस 3y बराबर 6। ठीक है, तो हमारा ये 2 समीकरण बन चुके हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हमने इस क्वेश्चन से 2 समीकरण बना लिए हैं। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं बीजगणितीय रूप। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे बीजगणितीय रूप। ठीक है, इसी को हम कहते हैं बीजगणितीय रूप। अब देखिए दोस्तों हमने बीजगणितीय रूप में इसको व्यक्त कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसको हमें ना ग्राफिक रूप में भी व्यक्त करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ना x और y के लिए सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम ग्राफ बनाएंगे, फिर हम ग्राफ में इसको दर्शा देंगे। इसी को हम कहते हैं ग्राफिक रूप। ठीक है, तो चलिए अब इसको भी हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम ना पहले वाले समीकरण के लिए यहाँ पर x और y के मान निकालेंगे। ठीक है, ग्राफ पर हम कैसे दर्शाते हैं, देखिए दोस्तों हम आपको ना ग्राफ पर दर्शाना भी सिखा देंगे। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे x और y के लिए सॉल्व करेंगे, यानी कि x और y के 2 मान निकालेंगे। ठीक है, 2 मान काफ़ी हमारे लिए, तो हम क्या करेंगे इस तरह से हम एक बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, x और y इस तरह से हम बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, एक डब्बा बना लेंगे और देखिए दोस्तों हमें ना x और y के मान निकालने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ना इस वाले समीकरण के लिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये देखिए दोस्तों जो पहला समीकरण है, ठीक है, यहाँ पर देखिए x। ठीक है, x और देखिए दोस्तों जब हम 7y को इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का प्लस का हो जाएगा 7y माइनस के 42। अब देखिए दोस्तों हम ना x और y के मान निकालेंगे। ठीक, कैसे निकालेंगे, देखिए दोस्तों हम ना y की जगह अगर हम 7 रख दें, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर हम क्या करें y की जगह 7 रख दें। ठीक है, y का मान हमने ले लिए 7। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 7 से 7 में मल्टीप्लाई होगी, 7 7 49 और 49 में से 42 जाएंगे तो 7 बचेगा। ठीक है, तो यानी कि x की वैल्यू भी 7 आ जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखिए दोस्तों अब हम क्या करेंगे, अगर हम एक बार हम ना y की वैल्यू 6 रख दें। ठीक है, y की वैल्यू रख दें 6, तो 6 7 42, 42 माइनस 42 0 आएगा, यानी कि x की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने x और y के 2 मान निकाल लिए हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये तो हमने पहले वाले समीकरण के लिए निकाले हैं। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे दूसरे वाले समीकरण के लिए भी निकालेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए x और y के लिए सॉल्व करेंगे इस तरह से, फिर एक डब्बा बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बना लेते हैं और देखिए दोस्तों हम दूसरा समीकरण यहाँ पर लेके जाएंगे x माइनस 3y बराबर 6। ठीक है, तो हम क्या करेंगे x के लिए पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, माइनस 3y को इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 3y प्लस के 6। अब देखिए दोस्तों हमें क्या करना है, अगर हम तो देखिए दोस्तों y की वैल्यू हम -2 रख देंगे। ठीक है, अगर हम -2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 2 3 6 माइनस के 6 आएगा, प्लस के 6, माइनस के 6 में से प्लस के 6 जाएगा, यहाँ पर 0 बचेगा, यानी कि x की वैल्यू 0। अब क्या करेंगे, एक बार हम y की वैल्यू रख दें 0। ठीक है, चलिए हम रखते हैं, एक बार हम y की वैल्यू 0 रख देंगे तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा, बचेगा 6, तो यानी कि x की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, अब हमने देखिए दोस्तों x और y के मान निकाल लिए हैं दोनों समीकरण के लिए। ठीक है, ये हमारा पहले समीकरण के लिए और ये वाली वैल्यू हमारी दूसरे समीकरण के लिए। ठीक है, अब हमने ऐसे निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ना रफली एक हम ना ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, हाँ देखिए दोस्तों हमने एक ना रफली ग्राफ बना लिया है। ठीक है, इस तरह से आपने ग्राफ बना लेना। ये देखिए दोस्तों x अक्ष होता है। ठीक है, इधर की जो वैल्यू होती है, इधर की वैल्यू प्लस में होती है और इधर की वैल्यू माइनस में होती है। ठीक है, और ये y अक्ष होता है, इधर की वैल्यू ऊपर की तरफ प्लस में होती है और नीचे की तरफ माइनस में होती है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमने क्या किया है, यहाँ पर देखिए अब हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू हम ना इस ग्राफ पर पुट करते हैं। ठीक है, यानी कि हम ना ये वाला समीकरण इस ग्राफ पर पुट करते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 7, यानी कि x चले हम 7। ठीक है, यहाँ से चले ये 0 होता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 से लेके यहाँ तक 7 तक चले। ठीक है, 7 तक चले। और देखिए दोस्तों y कहाँ तक चले, y चले हम 7, y भी हम 7 चले, तो यहाँ से देखिए y चलते चलते यहाँ तक 7 तक चले। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये 2 पॉइंट हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इस तरह से इस पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट को भी आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इस वाले पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर देखिए एक ये वाला बिंदु कट होगा। ठीक है,
तो यहाँ पर जो बिंदु होगा ना, यहाँ पर ये बिंदु होगा 7,7, ठीक है। एक हमें बिंदु मिल चुका है, ठीक है, एक बिंदु यहाँ पर मिलेगा। अब देखिए दोस्तों दूसरा बिंदु, दूसरे बिंदु के लिए x चले हम 0, ठीक है, यानी कि x आगे हम बढ़े ही नहीं, यहाँ पर ही रहे, ठीक है, 0 पर। और देखिए y कितना चले, y चले हम 6, ठीक है, यहाँ पर y चले 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, y हम चले 6 तक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 0,6, ये वाला जो बिंदु होगा 0,6, ठीक है। पहली वैल्यू होती है x की और दूसरी वैल्यू होती है y की, ठीक है। अब देखिए दोस्तों एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, इन दोनों पॉइंट को हम आपस में मिला देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलाते हैं। देखिए दोस्तों हमने ना दोनों पॉइंट को मिला दिया है, तो इससे हमारी एक ना सीधी लाइन बन चुकी है। और देखिए दोस्तों हमें पता है जो हमारा रैखिक समीकरण होता है उसकी हमारी ना एक सीधी लाइन बनती है, ठीक है। तो हमारी एक सीधी लाइन बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ना, और देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर देखिए इसका समीकरण भी लिख दिया है, ठीक है। तो ये कौन से समीकरण की लाइन है, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों पहले समीकरण की लाइन है, यहाँ पर देखिए पहला समीकरण है, इसकी लाइन हमने यहाँ पर देखिए ग्राफ पर प्लेस कर दी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इससे दूसरे वाले समीकरण को यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। चलिए ग्राफ पर दर्शाते हैं, कैसे दर्शाएंगे। देखिए दोस्तों हम ना x चले 0, यानी कि x बिल्कुल बढ़े ही नहीं, x हम 0 पर रहे, आगे बिल्कुल बढ़े ही नहीं, ठीक है, x हम बिल्कुल 0 पर रहे, ठीक है। और देखिए दोस्तों y कितना चले, y चले हम -2, यहाँ से देखिए -2 1 2, ठीक है, -2, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा 0,-2 वाला पॉइंट होगा, ठीक है, क्योंकि पहली वैल्यू x की होती है और दूसरी वैल्यू y की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक पॉइंट हमारा a मिल गया है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों दूसरा पॉइंट x चले हम 6, ठीक है, यहाँ से x चले 6, यानी कि चलते चलते यहाँ पर 6 पर रुक गए, ठीक है। और देखिए y कितना चले नीचे के लिए, y चले हम 0, यानी कि y बिल्कुल नीचे चले ही नहीं, ठीक है। तो ये एक हमें पॉइंट यहाँ पर मिला है, ये पॉइंट क्या है 6,0, पहली वैल्यू x की दूसरी वैल्यू y की, ठीक है। अब हमें देखिए दोस्तों 2 पॉइंट मिल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को भी आपस में मिला देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलाते हैं, इस तरह से हम मिला देंगे, इस तरह से हमने मिला दिए हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका हम समीकरण भी लिख देंगे। इसका जो दूसरा समीकरण है x - 3y = 6, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे x - 3y = 6, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हमने दोनों लाइन को हमने ग्राफ पर पुट कर दिया, यानी कि दर्शा दिया है। तो हम ना इसी को दोस्तों कहते हैं ग्राफीय रूप, ठीक है। ये दो समीकरण है, इसके हमने x और y के मान निकाले और उनको हमने इस ग्राफ पर दर्शा दिया है, तो इसी को हम कहते हैं ग्राफीय रूप, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ग्राफीय रूप, ग्राफीय रूप, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ग्राफीय रूप। जब हम ग्राफ पर दर्शा देते हैं तो उसे हम कहते हैं ग्राफीय रूप। जब हम समीकरण बना देते हैं तो उसे हम कहते हैं बीजगणितीय रूप, ठीक है। तो आई होप आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, ठीक है, क्वेश्चन भी समझ आया होगा और ये वाला ग्राफ पर कैसे दर्शाते हैं ये भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। चलिए मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें आप हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।